तो चलिए अब हम इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज के बारे में सीखने वाले हैं। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि हम इसमें x की वैल्यू 5 पुट करें, या फिर ये कहें कि यदि हम इस फंक्शन में इनपुट 5 दें तो हमें आउटपुट मिलेगा 25। इसी तरह यदि हम इस फंक्शन में इनपुट दें 3 या फिर x की वैल्यू 3 पुट करें तो हमें आउटपुट मिलेगा 9। एंड यदि हम इस फंक्शन में इनपुट दें -3 तो भी हमें आउटपुट 9 के इक्वल मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं कि हम एक इनपुट देते हैं x और उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि हमने x की अलग अलग वैल्यूज ली हैं और उनके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो ये जो x है या फिर जो ये इनपुट है वह टिपिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं करती एंड इसे हम इनपुट भी कहते हैं। एंड ये जो y है वह टिपिकली डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है एंड इस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम आउटपुट भी कहते हैं। अब यदि हमें इस केस के लिए यह निकालना हो कि यदि हम इनपुट में कुछ चेंज करें तो उसकी वजह से आउटपुट में कितना चेंज होगा, तो मान लो इनपुट में हम डेल्टा x चेंज करते हैं एंड उसकी वजह से आउटपुट में डेल्टा y चेंज होता है। तो चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि चेंज इन आउटपुट या फिर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो आउटपुट में चेंज है वह है डेल्टा y एंड जो इनपुट में चेंज है वह है डेल्टा x। तो हम इसी टर्म को लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। एंड ये जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है इसे ही हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो अभी हमने हमारे फंक्शन के लिए जो भी केसेस लिए हैं उनके लिए हम रेट ऑफ चेंज निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन दो केस के लिए देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इनपुट या फिर x में चेंज है 2 यूनिट, यानी कि डेल्टा x हो जाएगा 2 एंड इसकी वजह से जो आउटपुट में चेंज हुआ है वह हुआ है 16 यूनिट, क्योंकि y की वैल्यू 9 से 25 हो गई है। तो अब रेट ऑफ चेंज क्या होगा? सिंस रेट ऑफ चेंज होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा 8। अब हम अगला केस लेते हैं। इस केस के लिए देखते हैं कि x की वैल्यू 5 से -3 तक चेंज हुई है, यानी कि जो x में चेंज हुआ है वह हुआ है 8 यूनिट का। तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम y में चेंज देखें तो वह होगा 16 यूनिट का। अब सिंस इस केस में भी जो डेल्टा y है या फिर आउटपुट में चेंज है वह 16 यूनिट ही है, लेकिन फिर भी जो रेट ऑफ चेंज है वह हमें 2 मिलेगा। तो इन दोनों ही केसेज में आप देख सकते हो कि जो आउटपुट में चेंज है वो दोनों ही केसेज में 16 है, लेकिन रेट ऑफ चेंज हमें दोनों ही केसेज में अलग अलग मिला है। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज है वह केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आउटपुट में कितना चेंज हुआ है। रेट ऑफ चेंज के लिए हमें आउटपुट में चेंज के साथ साथ यह भी देखना पड़ता है कि आउटपुट में जो चेंज हुआ है वह इनपुट में कितने चेंज की वजह से हुआ है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है।